So today we're gonna talk about osteoarthritis, which is also called वात और संधिवात और घसार घुटने का घिसना, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्या चीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो की बात हम बोलते हैं। इट्स बेसिकली अ डीजेनरेटिव डिजीज जो एज रिलेटेड होता है, और एक समय के बाद जो हड्डियों का कार्टिलेज होता है, विच इज लाइक अ कवरिंग कैप टू द बोन्स, जो एक हड्डियों का कैप होता है, वो एज के साथ घिसना चालू हो जाता है। और उसी बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जो कार्टिलेज होती है वो एक सुरक्षा कवच होता है हड्डियों का, जिसके घिसने के कारण ये बीमारी होती है। और ये एक उम्र के बाद ही चालू होता है, और ये एल्डरली उम्र में ज्यादा पाया जाता है। और इस घिसने के कारण अपने को जोड़ों का दर्द, स्पेशली घुटने और कूल्हे का, हिप एंड नी, ये सबसे ज्यादा होता है। जिसके कारण लेग्स में डिफॉर्मिटी होती है, जॉइंट पेन होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, घुटने मोड़ के या पालती मार के बैठने में तकलीफ होती है। कॉजेज, अब इसके कॉजेज बहुत सारे होते हैं, बट जनरली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एज रिलेटेड होता है। दैट इज आफ्टर अ सर्टेन एज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट्स, ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ द कार्टिलेज, ये सब में होना चालू हो जाता है। और इसके कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि किसी इंजरी की वजह से, या जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम गठियावात कहते हैं, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या इन्फेक्शन के कारण होता है जिसे हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। और आजकल काफी पेशेंट्स में इट इज वेरी कॉमन टू सी हिप आर्थराइटिस इन यंग एज बिकॉज ऑफ द COVID-19 infections. Those patients which were affected by COVID-19 are now started to get are now started to show signs of arthritis in their hip joints. जिन्हें भी COVID-19 हुआ था, ये उनमें भी आजकल दिख रहा है, स्पेशली यंग एज में। अब जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी है, ये कौन से जोड़ों को अफेक्ट करती है? मोस्ट कॉमनली ये घुटनों में होता है और हिप्स में होता है, जो हमारे शरीर के वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, यानी कि हमारे नीज और हमारे हिप्स, इसमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और कुछ अदर दूसरे जोड़ भी है, जैसे कि स्पाइन, शोल्डर, एंकल, रिस्ट, उंगलियां, टोज और फिंगर्स, इनमें भी ये होता है। बट मोस्ट कॉमनली इट इज इन हिप्स एंड नीज आफ्टर इन एल्डरली पॉपुलेशन। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है? व्हाट हैपेंस टू योर जॉइंट्स? So the joint cartilage, which is like a covering to the bone, gets eroded. So there's a loss of cartilage. Now your bone is completely exposed to external forces. So when you weight bear on your joints, जब हम वजन लेके चलते हैं अपने पैरों पे, तो वो हड्डियों पे जोर आता है और वो घिसने लगती है। दैट इज व्हाट इज आर्थराइटिस। इवेंचुअली वो घिसने के कारण उसका शेप चेंज होता है, वो खराब होने लग जाती है, और पैरों में डिफॉर्मिटीज हो जाती है। यानी our legs get bored and we are unable to walk, or we walk with a limp and we need to take some stick or some kind of support to walk. That is what deformity is. And there's also one lubricating fluid in our joints which is called synovial joint. So after developing arthritis, there's the synovial fluid also changes. There's less lubrication of the joints. There's the shock absorbing properties of synovial fluid is lost, and also the protection to the joint is lost. That is what happens in your arthritis. Usually, there are four stages of arthritis. It develops very slowly and progressively. Initially, as you can see in the picture, the first stage is a normal knee. The blue or the grayish thing is the covering cartilage of the bone. After, when you start developing arthritis, it gets started eroded from one side, then it goes to other side, and then finally your complete cartilage is gone and your bones are exposed and they start to develop deformity. And that's why you have joint pain, you have limping when you walk, you have difficulty when you climb stairs, you have difficulty when you sit on a very low lying sofas or very low lying chairs. So that is how it develops. Gradually, it starts at some age around 50s or 55, especially in Indian population, it starts around 50 or 55 because of our sedentary life, and then it continues to gradually progress. डायग्नोसिस, इससे पता करने के लिए कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं, हमें कुछ चीज़ें क्लिनिकली करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पेन कितना है, आपको किस एक्टिविटी में पेन हो रहा है, आपके पैर टेढ़े होना चालू हो गए हैं,
या फिर आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें ये कंटिन्यूअस पेन करता है, या फिर ये कोई एक्टिविटी करने पे ही पेन करता है। दैट इज व्हाट योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज, एंड दैट्स वेयर वी कम इन, और जहाँ पे हम ये चेक करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। जनरली ये किस स्टेज तक पहुंचा है पता करने के लिए हमें एक्सरेज करने पड़ते हैं। तो उन एक्सरेज से हमें पता चलता है कि अभी का आपका स्टेटस क्या है, बोन्स का, कार्टिलेज का, और आगे इसमें हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट के लिए बढ़ सकते हैं। Usually, your clinical examinations and X-rays are enough to diagnose your osteoarthritis, but in some cases, patients might need to get an MRI or CT scan done, and sometimes a blood test, some few blood tests may be required to get it, to get the diagnosis. So these are the basic X-rays that we get done when you have a knee arthritis. किन्हीं भी पेशेंट जिनको नी आर्थराइटिस होता है उनके लिए ये कुछ बेसिक एक्सरे जो हम कराते ही है। जी, जो फर्स्ट एक्सरे है जो पूरा पेल्विस यानी आपके कमर से लेके आपके एंकल्स तक का है, जिसे हम स्टेनोग्राम कहते हैं। तो दूसरा है वो एपी है, देन लैटरल है, और एक स्काईलाइन है जो नी कैप का एक्सरे है। तो ये चार एक्सरे हम यूजुअली कराते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, जानने के लिए कि उनको आर्थराइटिस है कि नहीं है, और अगर है तो वो किस स्टेज तक है और कितना सीवियर। और ये एक्सरे जब भी हम कराएंगे या किसी भी डॉक्टर, whenever any doctor advises you to get these x-rays done, you should get it in standing position। ये सोते सोते नहीं कराने हैं, ये एक्सरेस हमेशा खड़े होके ही करवाने हैं। सो एक बार जब हमारा डायग्नोसिस हो चुका है उसके बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है। क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में हर बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और वी कैन गेट अवे विथ फ्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स एज वेल। सो वही बताने के लिए हमें पता करना होता है कि आपका स्टेज कौन सा है इसका। यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में मेडिकल मैनेजमेंट से इसे ठीक किया जा सकता है। शुरुआत में हम इसके लिए एनसेड्स देते हैं, जिसे हम पेन किलर्स बोलते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे पेन कम हो, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग कम हो, आपके जॉइंट्स में ताकत आए, जिसे हम कैल्शियम या D3 के सप्लीमेंट्स देते हैं। कुछ प्रकार की फिजियोथेरेपीज करवाते हैं जिससे आपके जो मसल्स है आपके नी और हिप के अराउंड के, उसकी ताकत अच्छे से बनी रहे और आप अच्छे से अपना डेली रूटीन कर सके। उसके लिए स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी आती है, वो हम स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को वेट कम करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आवर होल बॉडी वेट गेट्स ऑन अ वेट बेरिंग जॉइंट्स व्हिच आर हिप्स एंड नीज एंड एंकल्स। सो व्हेन यू रिड्यूस वेट इट हेल्प्स अ लॉट। Or you can do ice packs or hot fermentation, whichever is comfortable to you. Usually ice packs are better than hot fermentation for knees। और हम कुछ प्रकार के ब्रेसेस भी दे सकते हैं, जैसे कि नी कैप्स आते हैं, या अलग अलग प्रकार के नी कैप्स आते हैं जिसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, अपने नीज को इमोबिलाइज भी कर सकते हैं। तो शुरुआत के स्टेज में ये कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिनसे यू कैन गेट रेस्ट, यू कैन कैरी आउट योर डेली रूटीन, एंड you can if at all delay the surgery, और if at all you may आप सर्जरी से बच सकते हैं। कुछ और भी तरीके हैं जिसे हम विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली विस्को सप्लीमेंटेशन एक प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं जिसे हम देने से जो घुटनों के अंदर का पेन है, स्वेलिंग है, उसे कम कर सकते हैं। ये विस्को सप्लीमेंटेशन में अलग अलग प्रकार के इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स के, हाइलुरोनिक एसिड्स के, प्लाज्मा रिच प्रोटीन के जिसे हम पीआरपी बोलते हैं, और स्टेम सेल्स के। तो ये सब चीजें होती क्या है, बेसिकली ये इंजेक्शन है जिसके अंदर ये कंटेंट होता है। तो आजकल जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन है वो भी दे सकते हैं। लोगों के मन में काफी डर होता है स्टेरॉइड इंजेक्शन के लिए, बट ये इंजेक्शन काफी सेफ होते हैं। इसे लोकली घुटनों में दिया जाता है तो इसका कोई बॉडी पे साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। बट हाँ, इसके जो फायदे हैं, यानी वी डोंट नो दैट हाउ मच इट कैन बी एडवांटेजियस टू अ पेशेंट। किन्हीं पेशेंट में ये काफ़ी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देते हैं, किन्हीं पेशेंट्स में ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी देते हैं, और किन्हीं पेशेंट्स में ये लाइफ टाइम हेल्पफुल करते हैं। आप स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, एक साल में 2 या 3 इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, एंड इट्स क्वाइट हेल्पफुल। अब कुछ दूसरे प्रकार के इंजेक्शंस आते हैं जिसे हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, यानी कि HA। ये एक प्रकार का केमिकल है जो आपके जॉइंट फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, और ये जॉइंट के लुब्रिकेशन में काम आता है।
तो यही हम आपके जॉइंट पे इंजेक्ट करते हैं, विच हेल्प्स टू lubricate your joint, maintains your cartilage health, nourishes your cartilage, and helps to delay the surgery, or you might even avert the surgery. So ये hyaluronic acids के भी इंजेक्शंस आते हैं, आप दोनों घुटनों में भी ले सकते हैं। इनके भी कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट अगेन वी डोंट नो कि ये आपको कितने समय तक, यानी वी डोंट नो हाउ लॉन्ग यू विल get the advantage of these injections. Some patients have advantage till 3 months or 6 months. Some may even have up to 2 years, and some may or may not respond within, may not respond at all. Now there's this third kind of injection which is called plasma rich protein. ये PRP के इंजेक्शंस आपके ब्लड से ही बनाए जाते हैं। आपके ब्लड को कलेक्ट किया जाता है सैंपल अराउंड 15 to 20 ml, और उससे PRP हार्वेस्ट किया जाता है मशीन के थ्रू, एंड दैट PRP इज देन इंजेक्टेड इनसाइड योर नीज। अगेन इसका काम सेम है, ये आपके घुटनों के लुब्रिकेशन में काम आता है, आपका पेन कम करता है, आपकी स्वेलिंग कम करता है, और सर्जरी डिले करने में हेल्प करता है। और एक चीज़ और आती है जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हमारे कार्टिलेज घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स है वो हम इंजेक्ट करते हैं घुटने के अंदर या हिप्स के अंदर, जिसके कारण ये नया कार्टिलेज बना सकते हैं, नए कार्टिलेज के सेल्स बना सकते हैं। ये स्टेम सेल्स में वो पावर होता है काइंड ऑफ, दैट हेल्प्स टू रीजनरेट योर न्यू कार्टिलेज सेल्स। एंड देन अगर एक बार ये इफेक्ट कर गया, देन योर कार्टिलेज रीजनरेट्स, एंड देन आप सर्जरी से बच सकते हैं। बट अगेन ये सारे जो विस्को सप्लीमेंटेशन है एक स्टेज तक ही काम करते हैं। अगर आप एकदम एडवांस स्टेज में पहुंच गए आर्थराइटिस के, तो फिर ये सारी चीजें काम नहीं करती। So whenever we give visco supplementation, it's usually in the earlier stages, and these are the things that we give in visco supplementations. So management किस प्रकार से जाता है? We usually check how the patient build is, how patient's lifestyle is, whether he is very active in his lifestyle, whether he has a sedentary lifestyle, whether he is a working person who has a field work, whether he has a desk job, that all affects your management. So, and also which stage the arthritis is. So, initial stages, you can do exercise, weight reduction, physiotherapy, knee care, ice packs, that all. And if at all, you can take some anti-inflammatory medications, you can take visco supplementations. And if all these measures fail, और इन सब के बाद भी आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, then we go ahead for a replacement surgery of the joint. But again, I'll come to those things which help in avoiding the surgery, जैसे कि exercise, weight reduction. Exercise is not what you do when you are doing your work. You take out your time from your routine and do that exercise. ये exercise माना जाता है। NSAIDs वही है जिसे हम पेन किलर्स कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को काफ़ी समय से होता है, और पेशेंट्स लॉन्ग टर्म NSAIDs के खाते रहते हैं, जिससे उनके लिवर और किडनी पे भी अफेक्ट करता है। You can take NSAIDs, but for a regular period and with regular monitoring of your kidney and liver functions. अगर हमें पता नहीं है और हम पेन किलर खा के अपना काम करते रहते तो उनके साइड इफेक्ट्स के कारण हमारे किडनीज और लिवर्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए किसी भी डॉक्टर से पहले परामर्श करके ही ये लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें NSAIDs। ये काफ़ी अच्छे मेडिकेशंस होते हैं, इससे पेन रिलीफ काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, स्वेलिंग में हेल्प करते हैं, पेशेंट्स को डेली एक्टिविटी कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। अगेन ये जो कुछ हमारे दूसरे मेडिकेशंस आते हैं जिसे हम ग्लूकोसामिन या कॉन्ड्रोइटिन कहते हैं सल्फेट। अगेन ये जो हम हमारे कार्टिलेज है उसको लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं, जॉइंट के फंक्शन में अच्छे से हेल्प करते हैं। थर्ड थिंग जिससे मैंने अभी आपको समझाया जो है हाइलुरोनिक एसिड, इट इज काइंड ऑफ विस्को सप्लीमेंटेशन जिसे हम इंजेक्ट करते हैं इनसाइड द जॉइंट, और अगेन वो हेल्प करता है साइनोवियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बढ़ाने में और आपके जॉइंट को लुब्रिकेट करने में। ये सारी चीज़ें नॉन सर्जिकल है, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। बट अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा, ये एक स्टेज आर्थराइटिस है, एक स्टेज तक ही काम आती है, उसके बाद चीज़ें हम नहीं यूज़ कर सकते। तो आफ्टर अ वाइल जब आपके
घुटने या आपके हिप्स या आपके शोल्डर्स पूरी तरीके से खराब हो गए हैं, कार्टिलेज पूरी तरीके से क्रोड हो गया है, बोन्स खराब हो गई है, लेग्स में डिफॉर्मिटीज आ गई है, देन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता बट लास्ट ऑप्शन इज रिप्लेसमेंट सर्जरी। आजकल लोगों के मन में देयर इज लॉट ऑफ फेयर एंड देयर इज लॉट ऑफ misconceptions about the surgery, especially in small places, small cities, third tier cities. सो लेट मी टेल यू दैट आजकल नई टेक्निक से रिप्लेसमेंट सर्जरीज होने लग गई है जिसे हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक कहते हैं, जिसमें बहुत कम ब्लड लॉस होता है, जिसमें मसल्स को कट नहीं किया जाता है, सिर्फ रिट्रैक्ट किया जाता है, जिसके कारण आप सर्जरी की सेफ्टी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी पोस्ट सर्जरी रिकवरी भी काफ़ी क्विकली होती है। जिस दिन पेशेंट ऑपरेट होता है उसी दिन से उसकी वॉकिंग और फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन बचता है रिप्लेसमेंट सर्जरी का। और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बिकॉज आजकल ये इतने नए टेक्निक से हो रही है कि ये पेशेंट के लिए बहुत सेफ भी है और काफ़ी बेनिफिशियल भी। और आजकल न्यू टेक्निक्स भी आ गई है जिसमें हम कंप्यूटराइज सर्जरी करते हैं या फिर रोबोटिक सर्जरीज करते हैं, जिससे हम एकदम प्रिसाइजली हमारे जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के इम्प्लांट्स है वो पेशेंट में फिट कर सकते हैं, जिसके कारण जो पेशेंट की रिकवरी है, पेशेंट को जो फायदा है काफ़ी जल्दी होता है। क्योंकि ये बीमारी जनरली एल्डरली एज में होती है, 55, 60, 75, 80, 90, इवन हंड्रेड्स में। इवन पेशेंट्स with age of 102 100 years have also been operated with us. They are doing good because ये सर्जरी एल्डरली एज में ही होती है, तो लोगों को डर ज़्यादा रहता है कि ये सेफ है कि नहीं है। ये कम्प्लीटली आजकल सेफ हो गया है। सर्जरी के दौरान आपको बेहोश नहीं किया जाता, सिर्फ आपके पैर पैर नम किए जाते हैं, आपको कुछ महसूस नहीं होता, आपको कुछ पेन नहीं होता। सर्जरी होने के बाद आपके पैर का नमनेस जाने के बाद आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने पैरों पे पूरा वेट्स डाल सकते हैं और चल सकते हैं। और इसी के कारण जो रिकवरी पीरियड है वो काफ़ी कम हो गया है सर्जरी के बाद। और सर्जरी के बाद आपका कुछ बेड रेस्ट नहीं होता। आप खुद के जो बेसिक काम है, योर डेली रूटीन, यू कैन कैरी आउट बाय योर। इनिशियल फ्यू डेज यू माइट रिक्वायर अ वॉकर और स्टिक टू वॉक विद, बट उसके बाद एक बार जब आपका रिकवरी प्रोग्रेस होने लग गया है, आपको वॉकर और उसकी स्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिना सपोर्ट के चल सकते हैं, स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं, अपना जो डेली रूटीन था जैसा सर्जरी के पहले आप उसमें वापस आ सकते हैं और काफ़ी जल्दी आ सकते हैं। तो ये सारे फायदे आजकल हैं नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। बिकॉज जो हमारा एरिया है रायपुर छत्तीसगढ़, ये पूरा एक सिकल सेल बेल्ट है। यहाँ पे आजकल यंग एज में भी ये काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है, काफ़ी यंग एज के पेशेंट्स भी सर्जरी को ऑप्ट करके सर्जरी करवा रहे हैं। बट ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की सर्जरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है, ये मोस्टली एल्डरली एज में ज़्यादा होता है। तो हमारे पास एल्डरली एज का भी एक पेशेंट्स का ग्रुप रहता है और एक यंग एज का भी रहता है। तो ये सारे जिनके जोड़ पूरी तरीके से खराब हो गए हैं, जिनमें हम कोई भी तरह का मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं बचा है, देन ओनली वी डिसाइड टू गो फॉर द टोटल नी और टोटल हिप सर्जरी वेयर वी रिप्लेस इट एंड पुट आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स इनसाइड।